Good morning, dear students. I am Professor Harsh Patidar, Department of Mechanical Engineering, District College, Bhopal. We are discussing about mechanical vibration. पिछली कुछ क्लासेस में आप समझ पाए हैं कि हार्मोनिक मोशन को ही हम वाइब्रेशन बोलते हैं. वाइब्रेशन की डेफिनेशन हमने समझी. Any to and fro motion about mean equilibrium position is known as vibration. The main cause of vibration is unbalanced force. ये देखा था किसी भी सिस्टम में. Elasticity is the main cause of vibration in materials. ये भी हमने देखा था. उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा हार्मोनिक मोशन में एडिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन. उसके बाद मैंने देखा किसी भी फिजिकल सिस्टम को अगर मुझे वाइब्रेटरी सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ढूंढता हूं, उनको मैं एलिमेंट्स बोलने लगा. 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े थे. दैट इज स्प्रिंग जो कि स्टिफनेस रिप्रेजेंट करता है, मास जो कि एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, डैम्पर जो कि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स द मोशन ऑफ वाइब्रेशन, और एक एक्साइटेशन फोर्स जो कि एलिमेंट नहीं है बट हम उसे एलिमेंट में कंसीडर करते हैं क्योंकि यही फैक्टर है एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स जो आपको बताएगा कि वाइब्रेशन फ्री है कि फोर्स्ड है. जब हमने टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में देखा था, अगर एक बार मैंने फोर्स को अप्लाई करके छोड़ दिया है, सिर्फ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम को, तब वाइब्रेशंस को मैं फ्री वाइब्रेशन बोलता हूं. अगर एक फ्रीक्वेंसी के साथ एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड उस सिस्टम में अप्लाई हो रहा है तो उसे मैं फोर्स्ड वाइब्रेशन कहता हूं. वही केस डैम्पर और अनडैम्प्ड और डैम्प्ड वाइब्रेशन के साथ भी था. अगर डैम्पर प्रेजेंट है यानी एक्सटर्नल डैम्पिंग अगर है तो हम उसे डैम्प्ड वाइब्रेशंस बोलते थे. अगर एक्सटर्नल डैम्पिंग एब्सेंट है तो हम उसे अनडैम्प्ड वाइब्रेशन बोलते थे. उसके बाद में आगे चला तो मुझे पता चला कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन, जब मैंने सिस्टम को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया है, जो वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी को मैंने नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला था. यही फाइंड आउट करना है मुझे यूनिट नंबर 1 में. तो जो 4 एलिमेंट थे मेरे, वो फर्स्ट यूनिट में कोई डैम्पर नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो किस टाइप के वाइब्रेशन बन गए? अनडैम्प्ड, कोई डैम्पर नहीं है, फ्री, कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी फ्रीक्वेंसी के साथ या कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड किसी फ्रीक्वेंसी के साथ अप्लाई नहीं है, यानी सिर्फ मुझे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देना है. तो इस टाइप के वाइब्रेशन को क्या बोलूंगा मैं? अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन. एंड दैट इज योर यूनिट नंबर 1, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन. कोई भी डैम्पर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देना है. अब डैम्पर नहीं है तो मेरे कंपोनेंट्स कौन कौन से बचे हैं? सिर्फ एक स्प्रिंग और एक मास. तो सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम को ही मैं बोल रहा हूं अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन. इसमें भी फोर्स वाइब्रेशन हो सकते हैं. अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन जब 10 न्यूटन का लोड में किसी फ्रीक्वेंसी के साथ लगा दूं तो इस सिस्टम को मैं अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन भी बोल सकता हूं. फिलहाल फॉर यूनिट नंबर 1 वी हैव टू स्टडी स्प्रिंग एंड मास सिस्टम. स्प्रिंग मास सिस्टम में देखा जाए तो स्प्रिंग की स्टिफनेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर. लास्ट क्लास में हमने देखा था. स्प्रिंग के साथ जो फोर्स है दैट इज स्प्रिंग फोर्स, K into x या K into डिफ्लेक्शन. और जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ kx स्क्वायर. मास इनहेरिटेंट है, इसकी यूनिट आपको पता है kg. मास के साथ जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, जिसको मैं हाफ mh डॉट स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. और जो मास के साथ मैंने फोर्स बताया था वो था आपका इनर्शिया फोर्स. इतना देखा था. अब किसी भी सिस्टम में आपको एनर्जी पता चल गई, फोर्स पता चल गया. मेरा सिस्टम है अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम. मुझे सिर्फ इस मास को एक बार इनिशियली डिस्प्लेस करना है. जैसे ही मैंने इसको इनिशियली डिस्प्लेस किया, ये इस एक्सिस दैट मीन पोजीशन के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा. इसी को मैं बोलूंगा अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, क्योंकि कोई डैम्पर नहीं है. कब तक रुकेगा मुझे कोई पता नहीं. ठीक है. जैसे ही मैंने इसको एक बार इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया विद एन अमाउंट x से मैंने इसको एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन अबाउट दैट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? वाइब्रेशन. इसी को क्या बोल रहा हूं? वाइब्रेशन. अब इसी की मुझे स्टडी करनी है. इसकी स्टडी करने के लिए मेरे पास मेथड्स है.
यहीं पर मैं इसको एक और हेडिंग दे रहा हूं, मेथड्स टू ड्राइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। जब मैं इसमें फोर्सेस या एनर्जी का एप्लीकेशन लगाऊंगा कि भाई मास जब डिस्प्लेस होता है तो उसमें कौन सा फोर्स आता है, कौन सी एनर्जी आती है, स्प्रिंग जब डिस्प्लेस होता है तो कौन सा फोर्स, कौन सी एनर्जी आती है, जब ये मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को जो एंड रिजल्ट मिलेगा, जो मैथमेटिकल मॉडल मिलेगा, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। यहीं पर मैंने हेडिंग डाल दी है, मेथड्स टू डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की जो आपसे बात की थी वो है। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या मिलेगी मुझे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही मुझे इस वाइब्रेटरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। और क्योंकि फ्री वाइब्रेशन है तो जो फाइनल इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी आएगी उसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो मुझे निकालना है इस अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम की। कहानी समझ में आई? कहानी क्या समझ में आई? मेरे पास 4 एलिमेंट थे, अब मैं स्टडी करना शुरू किया तो मैं ले रहा हूं अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम एक स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। एक स्प्रिंग मास सिस्टम में जब मैं मास को लीनियर डिस्प्लेसमेंट दूंगा इस डायरेक्शन में, अब मैं बोल रहा हूं सिंगल डायरेक्शन में ही देकर, बाकी की 5 मोशन इस सिस्टम के मैंने कंस्ट्रेंट कर दिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 1 हो गई। सिर्फ इट इज बाउंड टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। आगे देखेंगे। यहां पर ये अज्यूम करना है, ये मानना है कि इट इज बाउंड टू मूव ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दैट टू एंड फ्रो मोशन इज वाइब्रेशन। उसकी मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए मुझे 3 मेथड है। द फर्स्ट वन इज न्यूटन्स मेथड, द सेकंड वन इज एनर्जी मेथड, एंड द थर्ड वन इज रेले मेथड। दैट द फर्स्ट 2 न्यूटन्स एंड एनर्जी मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स, हर जगह ये दोनों मेथड्स आते हैं। कभी कभार लेवलेस मेथड होता है। तो अभी फिलहाल हम न्यूटन्स और एनर्जी मेथड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक चीज ये देखना चाहते हैं कि दिस इज योर स्प्रिंग, यहां पर मैंने मास को अप्लाई किया, ठीक है। दिस इज योर स्प्रिंग, यहां पर मैंने मास लगाया तो ये मोशन इस टाइप का होगा। अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये मोशन कैसे होगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा सिस्टम बन गया है स्प्रिंग मास सिस्टम। मैं फर्स्ट मेथड उठा रहा हूं। द फर्स्ट मेथड इज न्यूटन्स मेथड। सभी ने नाम तो सुना ही होगा न्यूटन का, और इट इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फोर्सेस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फोर्सेस, और यही चीज हमें अप्लाई करना है। हमें इसकी थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको डेरिवेशन के लिए कभी कभार पूछ लेता है कोई कि स्टेटमेंट बताइए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। हम कुछ और यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू इट समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। सो समेशन ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू, अगर मास क्योंकि कांस्टेंट है, dv by dt, and that dv by dt is your acceleration. So summation of force equals to mass into acceleration, और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं summation of forces equals to mx double dot. This is your Newton's law, जो अभी सिस्टम में अप्लाई करूंगा। बहुत इजी है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है। कैसे अप्लाई करना है ये अभी अपन देखते हैं, ठीक है। देखिए, this is your spring, this is your mass. अब एक चीज है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ने बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको मैं दूसरी भाषा में देखूं तो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में लाने के लिए जो फोर्स लगता है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन टाइम्स, ठीक है। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट में लाने के लिए जो फोर्स लगेगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन लगेगा।
डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल ने कहा था कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो उसके पास इनर्शिया है। अगर किसी भी बॉडी को मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मुझे उसके इनर्शिया जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही बात न्यूटन ने बोला, कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इन दोनों लॉस को जब मैंने क्लब किया तो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाने के लिए मुझे उसके इनर्शिया जितना फोर्स लगाना है और वो इनर्शिया फोर्स होगा आपका mx डॉट के बराबर। तो जब भी मैं किसी मास को मूव करूंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स की एप्लीकेशन जरूरी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम। जैसे ही, क्योंकि मैं न्यूटन्स मेथड अब अप्लाई कर रहा हूं अपने वाइब्रेटरी सिस्टम में, जैसे ही मैंने अपने मास को लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया x अमाउंट से, जैसे ही मैंने अपने मास को लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया x अमाउंट से, जैसे ही दिया, ठीक है, ये ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बस जैसे मैंने नीचे इसको लेकर जा रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, पर इस मास को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे? उसके इनर्शिया जितना, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, दैट इज इनर्शिया फोर्स mx डॉट डॉट। पूरी वाइब्रेशन में जब भी मैं मास को डिस्प्लेसमेंट दूंगा उसी वक्त उसके अपोजिट डायरेक्शन में mx डॉट डॉट लगाना, इस चीज का कोई मतलब नहीं है। जब भी किसी मास में डिस्प्लेसमेंट देना है सबसे पहले मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगा देना। बात खत्म। अब मैं आगे की चीज देखूंगा। इससे आगे बढ़ोगे तो mx डॉट डॉट मिस कर जाओगे। हमेशा याद रखना, जैसे ही मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया अपोजिट डायरेक्शन में mx डॉट डॉट का एप्लीकेशन आएगा, क्योंकि इसी को ओवरटेक करना। इसके बाद ही मास क्या करेगा? मोशन में आएगा। ठीक है, अब जैसे ही मास को मूव किया, नीचे की तरफ मास आया, यहां पर मास नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो स्प्रिंग में यहां पर इतना डिफ्लेक्शन आया। कितना आएगा? कितने अमाउंट से मूव कर रहा हूं? x अमाउंट से। तो यहां पर कितना आएगा? x अमाउंट। और ये भी पता है मुझे, जब स्प्रिंग में मैं कोई भी डिफ्लेक्शन दूंगा तो स्प्रिंग भी उसे अपोज करेगा विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे ही, फॉर एग्जांपल इस स्प्रिंग में मैं जैसे ही स्प्रिंग फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, ये यहां से अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग अपोज करेगा। कौन सा फोर्स बोलते हैं उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग फोर्स। ये देखो मैं नीचे की तरफ लगा रहा हूं तो यहां से स्प्रिंग भी उसे अपोज करेगा। तो ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आया अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स के x एक्ट करेगा। यहां तक बहुत सही चीज चल रही है। उससे पहले हम एक चीज देख सकते हैं कि ये मैकेनिज्म हो कैसे रहा। ठीक है, दिस इज योर स्प्रिंग मास सिस्टम। मैंने एक अरेंजमेंट रेडी किया है। थोड़ा इम्बैलेंस है क्योंकि प्रॉपरली उसको फिक्स करना पड़ता है, कंस्ट्रेन करना पड़ता है एक डायरेक्शन में। बट ये समझने के लिए जरूरी है कि इस कंडीशन में, ये इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ये मान लो 5 केजी का वेट है, मास है, 5 केजी का मास है, उसके कारण नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी वेट एक्ट कर रहा है। 5 केजी इंटू 9.81 इतना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग तो स्टिफ इनफ है, अगर आप इसकी जगह एक पेन वाला स्प्रिंग लेकर आ जाएं और पेन वाले स्प्रिंग में 5 केजी लगाएं तो वो स्प्रिंग नहीं रहेगा, इट कन्वर्ट्स इनटू वायर, क्योंकि वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो देगा। तो द स्प्रिंग शुड बी स्टिफ इनफ कि जो वेट मैं नीचे लगा रहा हूं उसको विथस्टैंड कर जाए। विथस्टैंड कैसे करेगा? जो 5 केजी के कारण डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, ऊपर से एक इनिशियल डिफ्लेक्शन उसमें हो गया, जो कि इस 5 केजी के कारण जो वेट आ रहा है उसको विथस्टैंड कर रहा है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए।
सिस्टम मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, तभी मैं उसमें डिस्टर्बिंग फोर्स लगाऊंगा, नहीं तो वाइब्रेशन की स्टडी नहीं कर सकता हूं। अभी ये जो 5 kg के कारण वेट आ रहा है, उसको एक स्प्रिंग फोर्स ऑलरेडी विथस्टैंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ केडल, उसको मान के मैं आगे बढ़ूंगा। अब जैसे ही मैंने उसको माना, ये देखिए मैंने इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, सो दिस इज द मैकेनिज्म। ये देखो स्प्रिंग मास मोशन थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए इधर उधर हो रहा है, ये वर्टिकल मोशन इसका अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यही चीजें समझाने की कोशिश हो रही है कि अगर एक पेन का स्प्रिंग लाया, उसमें 5 kg लगाया, 5 kg नीचे चला गया, स्प्रिंग वायर में बन गया, स्प्रिंग विथस्टैंड नहीं करेगा। इसका मतलब जैसे ही ये के स्टिफनेस का स्प्रिंग में लाया, उसमें m kg का मास लगाया, तो यहां पर डाउनवर्ड एक mg एक्ट कर रहा है। ये mg जो एक्ट कर रहा है, ये इनिशियली इट मस्ट बी विथस्टैंड बाय k del, इट मस्ट बी विथस्टैंड बाय k del। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, व्हेन k del इक्वल्स टू mg, पूरी वाइब्रेशन में हमें इसको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि किसी भी वक्त mg और k del में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया, उसी वक्त सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, आपकी वाइब्रेशन की स्टडी नहीं की जा सकती। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही के स्टिफनेस के स्प्रिंग में m kg का मास लगाया, नीचे mg वेट एक्ट कर रहा है, दैट मस्ट बी विथस्टैंड बाय k del। अब मैं x अमाउंट का रिफ्लेक्शन उसमें दे रहा हूं। अब जैसे ही x अमाउंट का रिफ्लेक्शन दिया, मास के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स है mx डबल डॉट, स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स दैट इज kx। अब मैं यहां पर अपना न्यूटन्स मेथड लगा सकता हूं, और मैं जिसको बोलता हूं इक्विलिब्रियम मेथड लगा देते, दैट इज न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड, और जिसको मैं पूरी वाइब्रेशन में इक्विलिब्रियम मेथड बोलूंगा। इक्विलिब्रियम मेथड, सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम मेथड लगाना है। इक्विलिब्रियम मेथड क्या बोलता है? इक्विलिब्रियम मेथड बोलता है समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लेफ्टवर्ड फोर्सेस, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम मेथड। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, क्योंकि मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस। तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या है? समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस डाउनवर्ड। तो अपवर्ड फोर्सेस देख लेते हैं। अपवर्ड फोर्सेस में mx डबल डॉट प्लस kx प्लस k del मस्ट बी इक्वल्स टू mg। अब जरा मुझे एक चीज बता दो, क्या k del और mg अलग अलग है? नहीं है। फॉर इक्विलिब्रियम k del must be equals to mg, k del must be equals to mg। so k del और mg चले गए, यानी कैंसिल हो गए, तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई? mx डॉट डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। so this is the method to derive the differential equation of motion for a vibratory system। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको देगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इट इज सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया मैंने, डिवाइड बाय स्मॉल m, तो क्या हो जाएगा? x डबल डॉट प्लस k बाय mx मस्ट बी इक्वल्स टू 0, मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और बेटा देखो इसका डेरिवेशन हमें करना है, नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। डायरेक्ट याद करने के लिए क्या है, ऐसे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैं डायरेक्ट याद कैसे करता हूं?
कि जब भी कोई वाइब्रेटरी सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें एक्सेलरेशन वाली टर्म अगर यूनिटी है यानी 1 है तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है वो आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी देगी। क्या बोला मैंने? क्या बोला कि जो भी एक्सेलरेशन वाली टर्म है किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम में, जो एक्सेलरेशन वाली टर्म है अगर वो यूनिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो क्या देगा मुझे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर व्हेन एक्सेलरेशन टर्म इज यूनिटी दिस विल गिव योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे, ठीक है? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी that is omega n is equals to under root k by m, under root k by m। फिर से देख लेते हैं कि जब एक्सेलरेशन वाली टर्म यूनिटी है, किसी भी एक्सेलरेशन वाली टर्म को यूनिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन डिवाइड बाय m, दिस इक्वेशन इज डिवाइड बाय m, यानी एक्सेलरेशन की टर्म क्या हो गई? यूनिटी हो गई। तो जो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म है वो क्या देगी आपको? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स मेथड, जिसमें आपने ये इक्विलिब्रियम मेथड्स देखे, जिसको मैंने इक्विलिब्रियम मेथड बोला। सिंपल सी बात है, पूरी वाइब्रेशन में k del must be equals to mg, k del must be equals to mg, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तभी मैं वाइब्रेशन की स्टडी करूंगा। और एक बार अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो फिर मैंने उसको x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया, दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और जैसे ही x अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया तो मास के अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट और स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसकी एफबीडी मैं आपको बना के बताता हूं, अभी एक सेपरेट आगे वाले उसमें भी बता दूंगा मैं। ठीक है, अब हम जाएंगे एनर्जी मेथड पे। ठीक है, ये हो गया बेटा न्यूटन्स मेथड, जिसको इक्विलिब्रियम में मेथड बोलते हैं। समेशन, अगर ये सिस्टम हॉरिजॉन्टल होगा तो हम समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेफ्टवर्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स मेथड। हमने अभी देखा न्यूटन्स मेथड। यहां पर मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। फ्री बॉडी डायग्राम में वही फिर से देखते हैं। जैसे ही इस स्प्रिंग में न्यू स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस k है, मास लगाया मैंने m, इसका वेट आया mg, नीचे की तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगा। जरूरी नहीं है कि वो इसको खींचे, जरूरी नहीं है कि वो इसको खींचे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही लगा, अभी इस वक्त मुझे इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर k del अमाउंट का स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा। अगर ऐसा होता कि जो k del नहीं लग रहा होता तो ये स्प्रिंग क्या बन जाता? ये स्प्रिंग वायर बन जाता। ठीक है, तो ये जैसे ही mg नीचे की तरफ लग रहा है, यहां पर एक k del अमाउंट का फोर्स है जो स्प्रिंग फोर्स है, इसको विथस्टैंड कर रहा है। ऊपर एक kx लगा, क्योंकि जैसे ही ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया, जैसे ही इक्विलिब्रियम में आया तो इक्विलिब्रियम में आया और मैंने इसको डिस्टर्ब किया x अमाउंट से, और जैसे ही मैंने इसको x अमाउंट से डिस्टर्ब किया अपोजिट डायरेक्शन में mx डॉट। पूरा फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया है। नीचे mg एक्ट कर रहा है, यहां पर k del अपवर्ड डायरेक्शन में, kx अपवर्ड डायरेक्शन में, mx डॉट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी mx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। अब मैं एनर्जी मेथड देख लेता हूं क्या होता है। एनर्जी मेथड, मास के साथ काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग के साथ पोटेंशियल एनर्जी। तो समेशन ऑफ ऑल एनर्जी इन अ वाइब्रेटरी सिस्टम। कैसा वाइब्रेटरी सिस्टम? अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम। तो summation of all energies in a vibratory system is equals to constant। तो एनर्जी मेथड क्या बोलता है? sum of, अब all एनर्जी में क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी प्लस
पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट को इस इक्वेशन को यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट with respect to t, t is time। तो जैसे ही डिफरेंशिएट किया d of dt काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू d of dt कांस्टेंट। ठीक है, अब जो इक्वेशन आएगी वो देखते हैं क्या आएगी। तो मास के साथ काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू हाफ mx डॉट स्क्वायर। स्प्रिंग के साथ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। जब इन दोनों को मैंने पुट किया इस इक्वेशन में तो d of dt हाफ mx डॉट स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन इज 0। ठीक है, कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू t 0। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं मैं। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूंगा मैं, यहां देखिए d of dt हाफ mx डॉट स्क्वायर प्लस d of dt हाफ kx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेपरेट कर लिया। अब एक चीज में मुझे पता है कि जैसे मान लो मुझे लेना है लेट, मुझे x का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको लिख सकता हूं मैं x डॉट। ठीक है, अगर मुझे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t तो पहले क्या करूंगा, x स्क्वायर का 2x और फिर इस x का dx बाय dt। तो दैट इज x डॉट। ठीक है, सिमिलरली x डॉट स्क्वायर का करूंगा d of dt x डॉट स्क्वायर का किया तो 2x डॉट x डबल डॉट। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इस इक्वेशन में लिखा, जैसे 1/2 बाहर निकाला, m कांस्टेंट है, d of dt x डॉट स्क्वायर, d of dt x डॉट स्क्वायर इज 2x डॉट x डबल डॉट प्लस यहां से कॉमन निकाला हाफ के 1/2 के निकाला, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x x डॉट दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x x डॉट। अब यहां से देखो ये 2 ये कैंसिल हो गए और यहां से x डॉट कॉमन निकाला मैंने, ये x डॉट। ठीक है, तो ये x डॉट जब मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा मेरे पास, mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। और जब इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आ रही है तब इसका मतलब ये होता है कोई भी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो उसमें से कोई एक टर्म 0 हो। फॉर एग्जांपल दो टर्म है 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, या 0 इंटू 2 क्या आएगा 0, या 0 इंटू 0 0। तो इसका मतलब अगर दोनों टर्म 0 है तो हमने स्टडी किस चीज की कोई स्टडी नहीं की, यानी एक ना एक टर्म 0 है, या तो x डॉट को 0 होना पड़ेगा या mx डबल डॉट प्लस kx को 0 होना पड़ेगा। अगर x डॉट 0 है इसका मतलब x 0 है, x 0 है यानी इसका मतलब आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब ही नहीं किया। अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं किया तो काई की स्टडी। ठीक है, आपको सिस्टम को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा और वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका x। ठीक है, तो x डॉट 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी जरूर होगी। इसका मतलब x डॉट 0 नहीं हो सकता, तो उसका मतलब क्या हुआ
कि mx डॉट डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब x डबल डॉट प्लस k बाय mx इक्वल्स टू 0 जब इसको m से डिवाइड किया। अगेन नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी अंडर रूट k बाय m। यूनिट नहीं लिखी है अभी तक मैंने इसकी, इस पर डिस्कशन चलेगा, ठीक है। जब एक्सीलरेशन वाली टर्म यूनिटी है तो डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म आपको क्या देगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। आपको क्या रही है तो सेम आ गया, सेम ही आएगा। एक वाइब्रेटरी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग थोड़ी ना होती, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम आएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी। बस ध्यान क्या रखना है मुझे कि मेरे को ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको यूनिटी बनाना है, किसको, एक्सीलरेशन वाली टर्म को, और डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म मुझे k बाय m देगी, ठीक है। तो कोई भी अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटरी सिस्टम के लिए मुझे क्या करना है, मुझे दो मेथड यूज करना है। फर्स्ट वन इज न्यूटन मेथड। न्यूटन मेथड के हिसाब से, मैं जिसको इक्विलिब्रियम मेथड बोल रहा हूं, उसके हिसाब से समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0। यहां पर मैंने इसका FBD बनाया है इस तरह, ये देखिए, ये न्यूटन मेथड का FBD है। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस है, इसमें मुझे k डेल और mg को कंसीडर नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये तो इक्वल ही रहेंगे, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम है। उसके बाद दूसरा मेथड है मेरा एनर्जी मेथड। सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। स्टेटमेंट इज दैट सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ mh डॉट स्क्वायर, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। इक्वेशन को सॉल्व किया, mh डॉट डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। So this is all about Newton's method, energy method। एक ही साथ इसलिए पढ़ाया, रेले मेथड साइड में करते हैं, थोड़ा सा बाद में देखेंगे, छोटा सा एप्लीकेशन इन्हीं की, तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।